तो कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार का इतिहास, यानी बिहार सामग्रिक जो बुक होता है उसको हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझाने के प्रयास करेंगे आप सभी को हम अपने वीडियो में। तो अगर आप लोग नया हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। तो देखिए इस वीडियो में हम इस तरह से आपको समझाएंगे कि यानी जो प्राचीन बिहार है उसको शॉर्ट तरीक़ा से कैसे समझे। शॉर्ट में जो बिहार दुर्गा, बिहार पुलिस, इस सब के लिए टोटल इसमें से बहुत क्वेश्चन ही लड़ेगा। आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, देखिए अच्छा से, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहला ये है कि प्राचीन बिहार के बारे में समझते हैं। ठीक, प्राचीन बिहार सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का क्या था, तो गर्भगृह रहा। बिहार है जो भारत के गौरवशाली इतिहास का क्या रहा, तो गर्भगृह रहा। बिहार है जो प्राचीन भारत की ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत के एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों मगध, अंग और बजीज संघ के रूप में क्या हुआ था, तो बांटा गया। कितना अंग में, तो 3 प्रमुख महाजनपदों में बांटा गया। कौन कौन, पहला मगध, पहला क्या है, पहला आपको आ जाएगा मगध, दूसरा आ जाएगा अंग, तीसरा बर्जिश संघ के रूप में बांटा गया था। मगध और लिच्छवी गणराज के शासनकाल के कार्य पदार्थ से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार के ही अंग था। कहाँ के, वैशाली है जो बिहार का ही अंग था। बिहार का वर्णन हमारे 2 महाग्रंथों में है, पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत के लिए किया गया। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की। किससे, ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की एक ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुई थी। प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य एवं साहित्यिक साक्ष्य और यात्रा वृत्तांत एवं कुछ अन्य स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे प्राचीन शिलालेख, स्मारक, इमारतें, सिक्के, दान पत्र, ताम्रपत्र, राजकाज संबंधी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है,
साहित्यिक स्रोत है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 8वीं सदी ईसा पूर्व में रचित सतप्रथा ब्राह्मण प्रवृत्ति काल के विभिन्न पुराणों, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय के साथ ही बौद्ध ग्रंथों का विनय पिटक, जैन रचनाएं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा गया, अलग अलग भागों में बांटा गया। यहाँ देखिए पहला हट गया। पहला में आता है पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा ताम्र पाषाण युग, तीसरा नव पाषाण युग, चौथा ताम्र पाषाण युग और पांचवा वैदिक काल, छठा महाजनपद। तो पूर्व पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। इसमें अफसोस फाल कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी और रजरप्पा हजारीबाग में पड़ता है। रजरप्पा एवं संजय घाटी एवं क्या तो सोना नाला के संगम सिंहाभूमि में मिलती है। सोना नाला के संगम में मिलती है। सोना नाला के कहाँ मिलती है तो संगम में मिलती है। ये साच जेठियन लिखना चाहिए तो यहाँ जेबियन लिखा गया है। ठीक है, एक मिनट। ये साच है जो जेठियन गया पड़ता है। जेठियन मुंगेर और नालंदा जिला में भी उत्खनन में प्राप्त हुआ है। 3 जगह कहाँ एगो जेठियन जो गया पड़ता है जेठियन, दूसरा मुंगेर, तीसरा नालंदा जिला से भी उत्खनन प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इसको अवशोषण हुआ। बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। कौन सा जिला तो मुंगेर जिला से प्राप्त हुए हैं। एक मिनट तो सा आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं। जेठियन यहाँ पर लिखना है। जेठियन गया जिला में पड़ता है, जेठियन से मिला। तो देखिए मध्य पाषाण युग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक चला। यह बिहार के मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए मध्य पाषाण युग। इसमें सच के रूप में क्या मिला तो छोटे टुकड़े से बने वस्तुएं तथा तेज और नुकीले धार वाले क्या मिले तो औजार मिले हैं। मध्य पाषाण युग में नव पाषाण युग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं? ये जो नव पाषाण युग में है इसमें पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इसमें दोनों चीज बने, पत्थर के भी और हड्डियों के भी बने सामान बना हुआ प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांदे सारण जिला के और
चेचर चिरांद जो सारण जिला के ओर पड़ता है, सारण जिला में पड़ता है, ठीक। और चेचर वैशाली जिला में पड़ता है। तो चेचर से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण युग 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व, इस काल में पाए गए काल और लाल मुद्रभांड समान तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। समान तौर से हड़प्पा क्या, एक मिनट, मिद्र यार, मिद्रभांड समान तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। समान तौर पर क्या, तो हड़प्पा सभ्यता के विशेषता माने जाते हैं। बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद सारण जिला में पड़ता है, चेचर वैशाली जिला में पड़ता है, और सोनपुर गया मुंगेर पटना पड़ता है। ताराडीह बोधगया पड़ता है। घोड़ा कटोरा पांड सोनवास ओरियप भागलपुर में पड़ता है, आदि में भी पाए गए हैं। चिरान तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। इस युग में सबसे सांस्कृतिक रूप से विकसित हुआ है। मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य में क्या किया, तो पशुपालन की शुरुआत किया। कौन सा युग में मनुष्य कुत्ता को पालतू मतलब जानवर को पालने लगे? कौन सा युग में? तो ताम्रपाषाण युग में। इसमें लोग कृषि उपजाने कार्य मतलब फसल उपजाने के लिए भी कार्य करने लगे। तो आगे देखिए, वैदिक काल में बिहार कैसा था। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक काल में जो 7 नदी बहती है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिला है। और 7 नदी कौन कौन है? तो सिंधु, सरस्वती, सतलज, अब्यास, रावी, झेलम और चेनाब नदी है। 7 नदी का जो इस वैदिक काल में संदर्भ मिला है, जो कौन से कहाँ मिला, तो ऋग्वेद में मिला है, उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी सर्वप्रथम ब्राह्मण से मिलती है। किससे मिलती है सबसे पहले? तो ब्राह्मण से मिलती है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश विदर्भ वंश से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को किकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ब्राते कहा गया है। वायु पुराण एवं पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थान में श्रेणी में रखा गया। ताम्रपाषाण वैदिक काल में वायु पुराण में पद्म पुराण में गया, पद्म पुराण में, एक मिनट, हाँ,
फान पुराण में गया, राजगीर, फूनफून आदि का पवित्र स्थान का श्रेणी दिया गया है वैदिक काल में दिया गया, जबकि 12 पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नवादा जिलों के क्षेत्रों में शामिल थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। इस काल में बिहार में आर्यकारण का प्रमुख प्रारंभ हुआ। कौन सा काल में? वैदिक काल में। वेद और उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य, ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। आर्यों को विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में बहने की चर्चा सतप्रथा ब्राह्मण में ली गई है। किससे ली गई है? सतप्रथा ब्राह्मण से ली गई है। इसमें विदेह माधव देवरा अपने पुरोहित गौतम रहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानीरा नदी जो आधुनिक गंडक में पड़ता है, सदानीरा नदी तक पहुंचने का वर्णन है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले कौन सा राज का उल्लेख मिलता है? तो विदेह। वाल्मीकि नारायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? बक्सर के लिए, जहाँ ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। जहाँ किसका हुआ था? ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। ताड़का राक्षसी का वध हुआ था। बिहार और वैदिक संहिता साहित्य विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाली कृति वेद संहिता। कौन सा वेद? कृति वेद संहिता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों का संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय सतप्रथा तैत्तिरीय आदि है, जिसमें बिम्सर के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें क्या होती है? बिम्सर की पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए, इसमें कुछ और ऐड करना था, हम भूल गए थे। तो देखिए, हम बता देते हैं कि वैदिक काल में जो नदियों थे, तो नदियों का प्राचीन नाम क्या था? जैसे कि देखिए, नदी का नाम हो गया सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम हो गया क्या? तो सतुर्दी हो गया। सतलज नदी
सतलज नदी हो गई, इसका प्राचीन नाम हो गया क्या, तो सतुर्दी, प्राचीन नाम हो गया। फिर आगे बोलता है, अगला नाम हो गया क्या, तो अगला है व्यास। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था। क्या था, विपाशा। आगे देखते हैं, रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था। क्या था, परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था। उसके बाद आता है झेलम नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था। चेनाब नदी, चेनाब का प्राचीन नाम अस्किनी था। गंडक का नाम था सदानीरा और सिंध का नाम था सिंधु। घाघरा का नाम था दिस्तवर्ती। तो देखिए अब हम अगला लाएंगे आप लोग को, नेक्स्ट वीडियो आएगा महाजनपद काल में बिहार कैसे था। तो हमारे साथ वीडियो बने रहिए, और आप लोग अगर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और इससे भी बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।